बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग करते हैं उपयोग अवतल दर्पण का। जो आईना रहता है उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का था कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध जब बताते हैं तो एफ बराबर जो होगा जो r/2 होगा, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है और कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या r हो तो तो क्या होगा, यानी कि एफ बराबर जो होगा हमारे r/2 होगा। क्वेश्चन 2 और 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण है जो एफ यानी फोकस से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है और वो कह रहा कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा हमेशा होता है तो समतल दर्पण में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया और कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने कह रहा है प्रकाश के वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो वन विक्षेपण सिर्फ प्रिज्म में ही संभव है, इसके अलावा किसी और में नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने और कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो हम बताएं थे अभी कि वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है जो f/2 होता है। f बराबर जो हमारा होता वो r/2 होता है, यानी f बराबर r/2 होता है। तो डेल है 50, तो 50 का आधा जो हमारा होगा वो होगा 25। तो यही होगा जो ऑप्शन सी हमारा है जो राइट आंसर है, यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होगा वो होगा हमारे सामने जो क्या होगा। तो एक डायोप्टर 1 मीटर की बात करें तो 1/1 होगा। तो 1/1 का मतलब 1 ही होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 1 डायोप्टर होगा। डायोप्टर निकलता 1/f से। 1/f और f जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, मीटर में। मीटर में वास्तव में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने और कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है। तो किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा होता प्लस में भी, मतलब पॉजिटिव। प्लस भी ई का मतलब हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो कह रहा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता, पॉजिटिव होता। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है और कह रहा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम होता तो कांच में होता। किस चीज में होता, तो कांच में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने और कह रहा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाएगा तो मिट्टी का। बाकी जो जल है, कांच है और प्लास्टिक है, इसका निर्माण, इसका उपयोग किया जा सकता है लेंस बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा होता है हमेशा तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा होता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने और कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा। तो 4 डायोप्टर है, यानी कि 1/4 का मतलब होता 25, यानी कि 0.25
25, तो 0.25 का मतलब जो होता हमारे पास वो क्या हो गया, मतलब इसमें 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, आई एम सॉरी, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर, यानी कि राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षमता क्या होगा। तो 50 को हम जैसे ही चेंज करते हैं किस चीज़ में, तो क्या दिल है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करते हैं तो 1/2 होता है, और 2 जो है जो ऊपर चल जाता है, यानी कि 2 डायोप्टर इसका हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने वो कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होगा, तो 1/, जब 2 करेंगे तो इसका मतलब होगा 50, यानी कि 0.50, और 0.50 के मतलब 50 ही जो है वहीं सेंटीमीटर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी 50 सेंटीमीटर होगा। ये बी जो दिया गया वो हमारे पास से जो गलत दिया गया, इसका जो राइट आंसर होगा जो 50 सेंटीमीटर होगा। 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर जो होगा हमारे पास क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाते, किस ओर मुड़ जाते, जब हवा से कांच की ओर में प्रवेश करते हैं तो कह रहा कि अभिलंब के निकट हो जाते हैं, यानी क्या हवा है जो क्या है विरल माध्यम है, और कांच है जो सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जैसे ही जाएंगे वो क्या होगा, मतलब विलंब से निकट आ जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 करा कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभव ऐसा मतलब संभवतः दर्पण जो होगा कैसा होगा, तो दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, यही 2 दर्पण हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है जो क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी में जो कैमरा का अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, तो कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या होता है, यानी कि एफ बराबर होता है जो हमारा होता है r/2, और फोकस दूरी यही दिया गया 10 दिया है बराबर r/2, तो ये 2 से जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 10 दूनी 20 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास होगा जो होगा 20, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। करा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या r जो होगा एफ बराबर r/2, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। आंसर जो नीचे शो कर रहा है वो गलत है, उस पर ध्यान ना दें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 करा किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है, तो sin i/sin r होता है, जो हमारे ऑप्शन कौन है, sin i/sin r होता है। sin i/sin r होता है, e i/sin r होता है। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने और कह रहा है कि निर्गत किरण एवं विलंब के बीच जो कोण बनता उस कोण को हम कहते हैं कौन को, तो परावर्तन कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने और कह रहा कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा तो किसके बराबर होगा, v बटा u का बराबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने और कह रहा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है और कह रहा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का था कि एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है जो किनारों की अपेक्षा बीच का जो भाग होता है वो मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा जो बीच का भाग होता है कैसा होता है, तो मोटा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने और कह रहा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा फोकस दूरी से दोगुना पर, मतलब फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर हम रखेंगे वस्तु को, तो हमारा प्रतिबिंब होगा जो बनेगा। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भासी सीधा और बिंब से बड़ा प्राप्त किया जाना है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकता है वो क्या हो सकता है, दोनों अवतल हो सकता है, क्योंकि फोकस दूरी जो होता है वो अवतल दर्पण का माइनस होता है, यानी कि निगेटिव होता है। माइनस में भी कह सकते हैं निगेटिव, और पॉजिटिव होता है उत्तल के लिए। फिर कह रहा है कि 35 क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है कि अपतन कोण और परावर्तन कोण है का मान होता जो बराबर होता। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 36 जो कहता वो कहता लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो लेंस के मुख्य फोकस 2 है। लेंस में 2 फोकस होता है और दर्पण में वो 1 फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है और कह रहा है कि सर्च लाइट क्वेश्चन नंबर 38 का रहा सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो कैसा होता है, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो हमारा होता है कैसा, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अवतल होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने और कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी फोकस दूरी। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है और कह रहा कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसको क्या कहेंगे, तो हम प्रकाश का अपवर्तन इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने है और कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, तो विरल से जब सघन में जाएगा तो हमारा कहेगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि अभिलंब से
की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा? विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने और कह रहा कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होता है? तो बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह के लंबवत पड़ेगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते क्वेश्चन नंबर 43 का था कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते क्वेश्चन नंबर 44 का था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। वो होता प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 45 जो हमारे सामने है वो कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो कहते हैं कि अपवर्तन कोण क्या होगा? जो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि सघन से जब विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएगा और कह रहा है कि अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने और कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तन से होकर प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो किस ओर मुड़ जाती है? तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 46 था हमारा लास्ट क्वेश्चन था लेसन 1 और 2 यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में। इतना ही ऑब्जेक्टिव बहुत काफ़ी है, इतना पढ़ लेंगे तो एग्जाम में इससे फाजिल पूछने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।